एंड पासबुक। पासबुक क्या होती है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है आपके लिए। पासबुक वो होती है जो बेसिकली बैंक, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं या बैंक स्लिप भी कहते हैं, दैट इज पासबुक। ठीक है। कैश बुक बेसिकली क्योंकि बिजनेस के अंदर कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, तो बिजनेस क्या करता है, जो कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उनको एक सेपरेट लेजर के अंदर रिकॉर्ड करा होता है, जिसको हम कहते हैं कैश बुक। अब कैश बुक जो होती है वो आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक भी होती है, डबल कॉलम कैश बुक भी होती है और ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर बेसिकली बच्चे आपकी सिर्फ कैश का कॉलम आता है, सिर्फ और सिर्फ जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो सिर्फ कैश की रिकॉर्ड की जाएंगी। डबल कॉलम कैश बुक होती है जिसके अंदर आपके पास कैश और बैंक के दो कॉलम्स आते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड पे, और उसमें जो लेजर प्रिपेयर किया जाता है वो डबल कॉलम का प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि कैश और बैंक दोनों से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो दोनों साइमल्टेनियसली रिपोर्ट की जाएंगी। ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होती है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक वो होती है जिसके अंदर आपके डेबिट और क्रेडिट साइड पे कैश, बैंक और डिस्काउंट अलाउड, और क्रेडिट साइड पे कैश, बैंक और डिस्काउंट रिसीव्ड, ये बेसिकली तीन तीन कॉलम्स क्रिएट किए जा रहे होते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड पर। और डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश और बैंक, ये इनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो उस हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो पासबुक क्या होती है उसकी हम आगे बात करेंगे। बेसिकली वो बैंक स्लिप भी होती है। अब बैंक स्लिप दो लोग मेंटेन कर रहे होते हैं। अगर हम बीआरएस के बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के एंगल से बात करें, एक जो एंटिटी के अंदर अकाउंटेंट होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करेगा, तो वो बेसिकली अपने पास कैश के और बैंक्स के अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा होता है। उससे ये होता है कि जब वो चेक इशू करता है टुवर्ड द क्रेडिटर्स, कि वो क्रेडिटर्स के लिए जो पेमेंट की ड्यू डेट थी उस पर पेमेंट कर रहा है, सो उस पेमेंट से रिलेटेड वो बैंक अकाउंट को डिक्रीज कर रहा होता है, तो बेसिकली वो आप कैश बुक के अंदर ही कर रहा होता है। लेकिन अगर बैंक के एंगल से देखें तो बैंक भी अपने पास एक मेंटेन कर रहा होता है अकाउंट को, लेकिन आपके जो एसेट्स होते हैं ना, लाइक आपके पास कोई डिपॉजिट हुआ बैंक बैलेंस में तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, वो आपका डेबिट है, लेकिन वो बैंक का क्रेडिट है, क्योंकि आपके एसेट्स बैंक की जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। व्हेन यू डिपॉजिट द मनी इनटू अ बैंक, तो बैंक क्या करता है, बैंक उसको अपना एसेट कंसीडर नहीं करता, क्योंकि बैंक के पास वो अमानतन आपने मनी रखवाई है। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज पर द डिमांड, वेन एवर द कस्टमर वॉन्ट्स दे कैन विड्रॉ एट एनी टाइम थ्रू द चेक, थ्रू एटीएम, थ्रू एनी मोड, वट एवर द मोड इज प्रेफरेबल बाय द कस्टमर। सो इस पॉइंट पे ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली जो आपके एसेट्स हैं वो बैंक के एसेट्स नहीं है, जो आपकी लाइबिलिटीज हैं वो बैंक की लाइबिलिटीज नहीं है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द बैंक कॉलम, द बैंक ट्रांजेक्शन, बिकॉज जो बैंक ट्रांजेक्शन है वही बैंक से बिलोंग करती है। सो आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द बैंक डील्स, जो हम बैंक से डील करते हैं। ठीक है। तो आप जो डिपॉजिट करते हैं आप अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज कर देंगे, लेकिन बैंक उसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आप अगर मनी विड्रॉ करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने एसेट्स को, बैंक बैलेंस को डिक्रीज कर देंगे, लेकिन बैंक उसको क्या करता है, आप उसको क्रेडिट करेंगे तो बेसिकली बैंक उसको डेबिट करेगा, क्योंकि बैंक की बेसिकली क्या हो रही है, जो लाइबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, इस वजह से बैंक उसको डेबिट कर रहे हैं। तो जब भी आप देखते होंगे कि जब भी आप पेटीएम से विड्रॉ करते हैं मनी, तो हमें एक नोटिफिकेशन आती है, एक मैसेज आता है जिसपे लिखा होता है कि यू हैव बेसिकली आपकी इतनी मनी डेबिट हो गई है। ठीक है। बैंक हैज बीन डेबिटेड दिस मनी, ठीक है, दिस मच अमाउंट। वो बेसिकली डिडक्शन, हमारे लिए वो ये होती है कि डिडक्शन हो रही है। ठीक है। बेसिकली लेकिन वो ये बैंक के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो जब भी हम बात करते हैं अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो आप उसको डेबिट करते हैं, तो बैंक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिक्रीज हो रही है व्हेन यू विड्रॉ योर मनी। एंड बेसिकली व्हेन यू डिपॉजिट योर मनी, तो क्या होते हैं, बैंक हैज क्रेडिटेड योर मनी। क्रेडिटेड का मतलब क्या है कि उनकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, तो आपके लिए वो एसेट है, आपकी मनी इंक्रीज हो रही है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, लेकिन बैंक के लिए लाइबिलिटी है, तो बैंक ने क्रेडिट का वर्ड यूज किया है। सो यहाँ पे ये चीज जानना बहुत जरूरी है
कि अच्छा, आपकी घर की सारी बातें बाहर निकल रही हैं, काइंडली अपने माइक को म्यूट करें। सईदा फातिमा, इसको पर्सनली मैसेज करें, इसको बोलें कि माइक म्यूट करें। ऑलराइट, तो समझ आई ना आपको? तो जब भी हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है, आप तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में हम बैंक अपने बैंक बैलेंस को रिकंसाइल करे होती हैं विद द बैंक बैलेंस, कि क्या हमारा जो बैंक अकाउंट है ये बैंक लेजर अकाउंट है, और जो बैंक ने मेंटेन किया है, एक एंटिटी ने मेंटेन किया और एक बैंक ने मेंटेन किया, क्या दोनों में कोई डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है, क्या दोनों में कोई डिफरेंसेस तो नहीं है? तो फर्म क्या करती है, एंटिटी क्या करती है, कंपनी क्या करती है, मंथ के एंड पे देख रही होती है क्या क्या आपका जो बैलेंस है वो डिफर तो नहीं कर रहा, उसके लिए वो बैंक स्लिप मंगवाती है और उससे देखती है कि अच्छा ये डिफर कर रहे हैं, तो उसको रिकंसाइल करने के लिए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाती है। मल्टीपल रीजन होती है डिस्क्रिपेंसीज क्यों आती है, वो भी हम बात ही करेंगे, वो हम आगे बात करेंगे। अभी हम कैश बुक से स्टार्ट करेंगे, तो आई होप यू गॉट इट कि बेसिक कंसेप्ट हमारा क्या है और आज हमने क्या पढ़ना है। यू गॉट इट? आगे प्रोसीड करें। जी ओके, मैम करें। काइंडली इसको म्यूट कीजिएगा। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ चेक, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स। आप जब चेक रिसीव करते हैं डेटर्स से, तो हम तीन तरह की हमारे पास तीन तरह के ऑप्शंस होते हैं। या तो हम इसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, डिपॉजिट विद बैंक, या फिर हम इंडोर्स कर देते हैं क्रेडिटर्स को, कि हम कहते हैं कि ये हमारा चेक है, तो हम अल्टीमेटली हमारी क्रेडिटर्स के टूवर्ड्स हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अमाउंट को पे ऑफ करने की, तो हम ये क्रेडिटर्स को दे देते हैं, जिसको कहते हैं इंडोर्समेंट, इंडोर्स करना क्रेडिटर्स को। या फिर ये क्या होता है कि हम डेटर्स के बैंक अकाउंट के अंदर हम बेसिकली उसको ओवर द काउंटर इन कैश करा लेते हैं, डेटर्स बैंक में ओवर द काउंटर उसको इन कैश यानी कि कैश में कन्वर्ट करा के उसको यूटिलाइज करते हैं, या उसको क्या करते हैं, जो जो भी करते हैं, बहरहाल हम उसको इन कैश करा देते हैं। तीन तरह के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अब ये जो तीन तरह के ऑप्शंस है ना, इन तीन तरह के ऑप्शंस पे ही मल्टीपल जनरल एंट्रीज पास होंगी। तो आगे इसको देखते हैं। ओके, इस बच्चे को मैसेज कीजिएगा, डिपॉजिट विद बैंक, डिपॉजिट विद बैंक, या तो इस बच्चे को निकाल दें अभी इससे ग्रुप से, ताकि ये सॉर्ट आउट करके आए। व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर, इट मे बी डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स बैंक आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स detail in paying in slip book. The bank will collect the amount of check from the concerned debtor bank and credit it to the account of a customer. अब सिंपल सी बात है, डेफिनेशन उस पे जाते हैं, एग्जांपल पे समझ आएगी आपको। सपोज वी रिसीव अ चेक, हमने चेक रिसीव किया डेटर से, जो कि डेटर है मिस्टर एक्स, फॉर ₹1000 on 5th June 1991 and deposit it into our bank for collection on the same date. हमने बेसिकली एक चेक रिसीव किया और उसको हमने इस डेट के ऊपर, जो डेट मेंशन है कलेक्शन के लिए, बेसिकली बैंक फॉर कलेक्शन ऑन द सेम डेट, कलेक्शन के लिए हमने उसको वो किया। दी फॉलोइंग एंट्री विल बी पास, ठीक है, कि हमारा क्या हो जाएगा, जब हम चेक रिसीव करते हैं और अल्टीमेटली बैंक के पास डिपॉजिट के लिए भेजते हैं, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, तो बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, और मिस्टर एक्स जो थे वो हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स थे, तो अकाउंट रिसीवेबल्स डिक्रीज हो रहे हैं 1000 से, तो बैंक अकाउंट टू मिस्टर एक्स अकाउंट, मिस्टर एक्स के साथ आप अकाउंट रिसीवेबल लिख लें तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। सो बैंक अकाउंट टू मिस्टर एक्स, आपने डेटर से चेक रिसीव किया और उसी डेट के ऊपर आपने
बैंक को सेंड कर दिया वो चेक ताकि वो डिपॉजिट कर दे आपके अकाउंट में सेम डेट के ऊपर, तो वहां पे बैंक अकाउंट आपका इंक्रीज हो गया और जो आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं 1000 से। आगे नेक्स्ट एंट्री। ओके, मैम ये एक बार फिर बता दे, समझ नहीं आया। पिछली एंट्री की, उसमें सिंपल आप यहां से देखिए, सपोज we receive a check from our debtor Mr. X for rupees 1000 on 5th June 1991। आप चेक रिसीव करे हैं अपने डेटर से जिनका नाम है मिस्टर एक्स, 1000 की अमाउंट है और इस डेट पे रिसीव करे हैं 5th जून को, ठीक है। और आप डिपॉजिट करें हैं इनटू आवर बैंक फॉर कलेक्शन। अब अपने बैंक में कलेक्शन के लिए इसको सेम डेट पे सेंड करें हैं। कलेक्शन का मतलब ये है कि इसको कलेक्ट करके इसको डिपॉजिट करें आपके पर्सनल अकाउंट्स में, आपके बिजनेस अकाउंट में, ठीक है। जब वो डिपॉजिट के लिए आपने सेंड कर दिया तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है। यानी कि यू हैव रिसीव्ड द चेक एंड यू डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ठीक है। सो बैंक अकाउंट इज बेसिकली इंक्रीज हो रहा है आपका। और इसी तरीके से मिस्टर एक्स जो है वो आपके डेटर्स थे, डेटर्स को हम अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल आपके डिक्रीज हो रहे हैं। सो मिस्टर एक्स डिक्रीज हो गए, तो इसका मतलब आपके एक तरफ से एसेट डिक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ से एक एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है। आगे मूव करते हैं बच्चे। जी, बट इफ इसको पढ़ेंगे, आप में से कोई पढ़े, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जी, आप में से कोई बच्चा पढ़े इसको। जी, पढ़िएगा। बट इफ But if for any reason the check cannot be deposited on the same day, 5/6/1991, the check will be kept in a cash box and will be assumed as a part of a cash. So cash account will be debited instead of bank account. On later date, the check will be taken out from the cash box deposited into the bank. Suppose the check received on 5/6/1991 deposited on 8/6/1991. ओके, The entries will be वो as follows. बेसिकली वो बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप किसी एक डेट के ऊपर चेक रिसीव करते हैं और उसी सेम डेट के ऊपर उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करते, तो फिर उस चेक को कैश के तौर पे कंसीडर किया जाएगा, उस चेक को बैंक के तौर पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। Like you have received the check on, let's suppose, 1st January 2023, and you deposited the check on 5th January, ठीक है। तो 1st जनवरी को जो एंट्री पास होगी वो कैश अकाउंट के साथ पास होगी, वो बैंक अकाउंट के साथ पास नहीं होगी। बैंक अकाउंट के साथ तब पास होगी जिस डेट के ऊपर आप उसको कलेक्शन के लिए बैंक में भेजेंगे या डिपॉजिट के लिए बैंक में भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री होगी आपकी, इस डेट के ऊपर आप चेक रिसीव कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मिस्टर एक्स जो आपके रिसीवेबल्स थे वो आपके डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब लेटर ऑन आप 8 जून 1991 में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस डेट के ऊपर बैंक अकाउंट आपका इंक्रीज हो गया और जो आपने कैश अकाउंट इंक्रीज किया था क्योंकि कैश को डिपॉजिट किया बैंक में, तो कैश अकाउंट डिक्रीज हो गया। सो नाउ बैंक टू कैश हो गया, ठीक है। आगे मूव करते हैं। सो ये एक चीज अपने माइंड में रखनी है क्योंकि आगे एंट्रीज जो ट्रांजेक्शन होंगी वो इस तरह से होंगी कि जब भी आप चेक रिसीव करेंगे और उस सेम डेट के ऊपर आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो वो चेक कैश के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। और जब उस चेक को आपने बैंक में जिस डेट के ऊपर डिपॉजिट करा लिया तो उस डेट के ऊपर वो बैंक बैलेंस के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। मैम ये पहली जनरली, एंट्री बताइएगा, सॉरी, ये पहली जो 5/6/1991 वाली है ये वाली बताइए। उसमें उन्होंने उन्होंने ये क्लियरली लिखा है, इसी की डिस्क्रिप्शन मैंने बताई है। अगर आप इसको पढ़ें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि 5th जून 1991 को आपने चेक रिसीव किया लेकिन वो कैश बॉक्स में रहा, आप इसको अज्यूम यही करेंगे कि दैट इज अ पार्ट ऑफ कैश। कुछ रूल्स होते हैं ना कि जब आपने उनकी एंट्री पास करनी है तो क्या रूल्स होंगे, उन्होंने रूल बताया कि व्हेन यू गोना रिसीव द चेक बट यू डोंट डिपॉजिट इनटू योर बैंक, देन यू विल कंसीडर इज एट अ पार्ट ऑफ कैश, ठीक है। सो कैश आपका बेसिकली डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है।
तो आप जिससे रिसीव करें उस पार्टी को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो आपकी डेटर्स थे, वो आपके रिसीवेबल्स थे। सो कैश टू मिस्टर एक्स कर दिया। जिस डेट के ऊपर आपने डिपॉजिट किया, उस डेट के ऊपर आपने बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर दिया और कैश को डिक्रीज कर दिया। ठीक हो गया? जी ठीक है। ओके। जनरली the bank doesn't charge anything for this service collection of check. usually बैंक क्या वो कह रहे हैं कि बैंक usually charges नहीं लेते अगर वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट करें किसी चेक को। but if a check received from a debtor of a distant place, announced station check, कोई दूर दराज से किसी चेक को रिसीव कर रहे हैं किसी डिस्टेंट प्लेस से, तो अल्टीमेटली वहां पे कोई ना कोई मिनिमल लेवल के चार्जेस होंगे। The bank the bank charge something. The bank deduct his charges from the amount of the check. Check की जो amount होगी उसी में से deduct करेगा and credit the net amount to our account and the following entry will be passed. ठीक है, वो चेक की अमाउंट पे से अपने चार्जेस को डिडक्ट करेगा और बाकी की अमाउंट की एंट्री पास कर देगा। अब जो चार्जेस की एंट्री होगी वो क्या होगी? वो होगी बैंक चार्जेस डेबिट, क्योंकि बैंक चार्जेस एंटिटी का एक्सपेंस है और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट। ठीक है, बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास इन आवर बुक इफ द बैंक चार्जेस आर ₹10। ₹10 है तो फिर क्या एंट्री होगी? जैसे कि हम यूजुअली एंट्रीज करते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, एसेट्स क्रेडिट होते हैं, ये वही चीज है। एक्सपेंसेस आपके बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट हो रहे हैं, बैंक अकाउंट आपका एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है ₹10 से तो वो क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद इंडोर्समेंट टू आ क्रेडिटर, ये सिर्फ अभी जो हमने एंट्रीज पढ़ी है ना 3-4, ये डिपॉजिट विद बैंक्स की थी। अभी हम सेकंड पॉइंट पे जा रहे हैं, इंडोर्स टू अ क्रेडिटर। इंडोर्समेंट टू अ क्रेडिटर, अगर आप क्रेडिटर को इंडोर्स करते हैं, वो चेक जो डेटर से रिसीव किया है तो उनकी क्या एंट्रीज होंगी उसके बारे में पढ़ते हैं, इसको पढ़िएगा। A एनीवन check कैन रीड? received from a debtor may be endorsed in a favor from a creditor instead of depositing it with the bank. In the case वो ये of कह रहे हैं कि एक चेक जो आप रिसीव कर रहे हैं वो बजाय इसके कि आप डिपॉजिट करें बैंक में, आप अपने क्रेडिटर को इंडोर्स कर देते हैं। जी, in the case of name of creditor will be written on the back of the check and under our signature. This process is known as endorsement. let me basically make the analysis of it. In that case basically जब भी आप अगर क्रेडिटर के लिए, क्रेडिटर की इंटेंशन से उसको देने के लिए कोई डेटर से चेक रिसीव करें हैं, सो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस, आप उस क्रेडिटर का नाम चेक की बैक साइड पे लिखेंगे और उसके नीचे अपने सिग्नेचर करेंगे ताकि वो चेक रिप्रेजेंट हो जाए आपके क्रेडिटर से। जी, जी आगे पढ़िएगा। By this, the creditor becomes the legal owner of the check and is entitled to receive the amount of the check. For example, Okay. suppose we receive a इस check इस of प्रोसेस को ₹1000. इस प्रोसेस को हम एंडोर्समेंट कहते हैं। और इस सिनेरियो में जब आप ये प्रोसेस करते हैं कि व्हेन यू राइट डाउन द क्रेडिटर्स नेम बिहाइंड द चेक एंड यू मेक द सिग्नेचर, देन आपका जो क्रेडिटर होता है वो उसका लीगल ऑनर होता है और वो इंटाइटल्ड होता है कि वो उस चेक की सारी अमाउंट को रिसीव करेगा। आप एग्जांपल बता रहे हैं, सपोज वी रिसीव अ चेक फ्रॉम receive a check for ₹1000 from a debtor Mr. Salim on 10th January 1991। आप चेक रिसीव करे हैं एंड इंडोर्स टू अ क्रेडिटर, जो आपके क्रेडिटर है मिस्टर आसिफ, ऑन 12th January 1991। अब एंट्री क्या पास होगी? अब आप लोग मुझे बताएंगे, आपने पहले डेटर से चेक रिसीव किया, क्या एंट्री पास हुई? आपने डिपॉजिट नहीं किया, अभी हमने बात की थी। दो डिफरेंट एंट्रीज डिफरेंट डेट पे पास होंगी, बताइएगा। एक तो आपकी एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट और मिस्टर सलीम ब्रैकेट में अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे, वो क्रेडिट। ऐसा ही है, पहली एंट्री तो ये होगी कि आपने कैश रिसीव किया क्योंकि चेक को कैश कंसीडर किया जा रहा है और मिस्टर सलीम जो आपके डेटर है अकाउंट रिसीवेबल है वो डिक्रीज हो रहे हैं। 10th January 1991 ये आपकी एंट्री होगी। और जब आपने इंडोर्स किया क्रेडिटर को जो कि मिस्टर आसिफ हैं 12th January 1991, तो मिस्टर आसिफ आपके क्या थे? वो आपके अकाउंट पेएबल थे, वो आपके क्रेडिटर्स थे।
तो आपने जब इंडोर्स किया तो आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, तो मिस्टर आसिफ को डेबिट कर देंगे, और चेक आपने उनको पे किया तो चेक को हम कैश की फॉर्म में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। आप देखते हैं यही एंट्री है, एग्जैक्टली यही एंट्री आप चेक कर सकते हैं। आपने पहले जब चेक रिसीव किया तो कैश टू मिस्टर सलीम, और जब जब चेक इंडोर्स किया तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी क्रेडिटर की आपकी तरफ से, और दूसरी तरफ आपने चेक जब ट्रांसफर किया तो आपका जो चेक कैश के नाम से रिप्रेजेंटेड था वो आपका डिक्रीज हो गया। इसमें कोई सवाल तो नहीं है? अगर हम लोग अपने बैंक अकाउंट से चेक बना के दें फिर भी कैश की एंट्री बना के देंगे? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, थोड़ा सा ऊंचा बोले। अगर अगर हम हम लोग अपने अपने चेक से अपने बैंक में से चेक बना कर दें, तो फिर हम बैंक अगर हम अकाउंट लोग को, अपने बैंक अकाउंट से हाँ चेक बना फिर कर दें अपने क्रेडिटर्स को, तो फिर भी हाँ, अकाउंट कैश अकाउंट की एंट्री आएगी या नहीं नहीं फिर नहीं, बैंक फिर अकाउंट बैंक का या चेक होगा, क्योंकि अकाउंट वो की तो, आएगी? अच्छा वो बेसिकली हमारा बैंक अकाउंट डिक्रीज होगा, क्योंकि वो तो डिपॉजिटेड मनी थी ना, तो हम चेक बना रहे हैं डिपॉजिटेड मनी के अगेंस्ट में, तो हम बैंक अकाउंट को डिक्रीज करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमने वो चेक रिसीव किया है, उसको डिपॉजिट नहीं किया, तो वो चेक एक पेपर की फॉर्म में हमारे पास पड़ा है, तो वो चेक एज पर द अकाउंटिंग रूल वो कैश में अभी कंसिडर्ड हो रहा है। ठीक ओके हो मैम। गया? ओके। थर्ड पॉइंट इज इनकैशमेंट ओवर द काउंटर ऑफ द बैंक। अब इन कैश करा रहे हैं ओवर द काउंटर, अ चेक रिसीव फ्रॉम, इसको पढ़े, एक बच्चा पढ़े। A check received from a debtors may be presented over the counter of debtors bank and cash money is received against it. Supposed on 5 January 1991, we receive a check from our debtors K Khan for rupees 5,000 on Allied Bank Limited, the Mall Lahore, and we encash it over the counter of this bank. The following will be the entry. जी वो कह रहे हैं कि अगर हम, ये बच्चे अब ज्वाइन करने शुरू हुए हैं, आप चेक रिसीव करें हैं डेटर्स से और उसको प्रेजेंट करें ओवर द काउंटर आप डेटर्स बैंक, यानी डेटर्स के बैंक में आप उसको प्रेजेंट करें इन कैश कराने के लिए। ठीक है, अब सपोज 5 जनवरी 1991 में आप एक चेक रिसीव कर रहे हैं जिसका नाम है के खान, जो आपके डेटर्स हैं। ठीक है, आप 5,000 का चेक रिसीव कर रहे हैं अलाइड बैंक लिमिटेड, ठीक है, अलाइड बैंक लिमिटेड का द माल लाहौर, एंड वी इन कैश ओवर द काउंटर। आप इसी बैंक में आप उसको इन कैश करा रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी? जब आपने इन कैश कराया तो कैश अकाउंट डेबिट और आपके रिसीवेबल्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो के खान अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे अगर उसको डिपॉजिट ना किया गया होता ना, इन कैश ना भी कराते, तब भी कैश अकाउंट को ही डेबिट करते, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली इन कैश करा लिया, तो अब तो वो सॉलिड कैश फॉर्म में ही है, तो कैश अकाउंट डेबिट और के खान जो आपके रिसीवेबल्स हैं, आपके डेटर्स हैं, वो आपके डिक्रीज हो रहे हैं। ओके, डिसऑनर ऑफ चेक। कभी कभी ये होता है कि आप एक चेक इश्यू करते हैं, ये चेक रिसीव करते हैं, तो वो बेसिकली चेक बैंक उसको डिसऑनर कर देता है। डिसऑनर मल्टीपल रीजन से हो सकता है कि आपने जितनी अमाउंट का चेक इश्यू किया उतनी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में पड़ी ही नहीं हुई, और बैंक कहता है कि ये तो हम दे नहीं सकते, तो चेक को डिसऑनर कर देता है। या फिर कभी कभी ये होता है कि जो सिग्नेचर आप करते हैं वो सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे होते, आपने डबल ट्रिपल टाइम सिग्नेचर किए होते हैं, तो वो उसको डिसऑनर कर देता है। ठीक है, या उसको उनको कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी लग रही होती है, वो उसको डिसऑनर कर देता है चेक को। मल्टीपल रीजनिंग हो सकती है। तो जब बैंक किसी चेक को डिसऑनर करता है तो उसकी क्या एंट्री पास होती है उसको हम देखेंगे, पढ़ें इसको। Sometimes there may be a mistake in writing a check or the amount of the deposit in bank may be less than the amount of check drawn. In such a case, the bank will refuse to honor the एक check सेकंड बच्चे and रुकिए, जरा check मुझे is देखने called. दें, एक सेकंड। जी पढ़िएगा, शुरू से पढ़ें सम टाइम। And
Sometimes there may be a mistake in writing a check, or the amount of deposit in bank account may be less than the amount of check drawn. In such a case, the bank will refuse in honor to the check, and check is called dishonored check. The entries to be made in case of dishonor of check are given below. ये Check समझ आ receipt गई, यही चीजें मैंने बताई हैं। कभी कभी राइटिंग में इशू हो जाता है, या फिर कोई जो अमाउंट विड्रॉ की जा रही होती है वो आपके बैंक अकाउंट से लेस होती है, तो बैंक उसको डिसऑनर कर देता है चेक को। अब उसकी एंट्रीज क्या पास होंगी उसको हम देखते हैं। check received from debtors if deposited into the bank and returned dishonored. अगर आपने Suppose बैंक on में डिपॉजिट अगर आपने बैंक में डिपॉजिट के लिए सेंड किया और वो डिसऑनर हो गया, तो फिर क्या उसकी एंट्रीज होंगी, उनको देखते हैं जी। Suppose on 5 January 1991 we received a check from a debtor, Mr. Sohail, for rupees 5,000 and is deposited into the Bank of Collection on the same date. But on 10 January ओके, 1991 the check is हाथ हल्का रखते हैं, एक एक डेट के ऊपर हम एक एक एंट्री को देख रहे होते हैं, ठीक है। returned. आप हाँ, एक सेकंड। सपोज 5 जनवरी 1991 में आप एक चेक रिसीव कर रही हैं अपने डेटर से जिनका नाम है मिस्टर सुहेल फॉर रुपीज 5,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन द सेम डेट। आप डिपॉजिट के लिए भी भेज रहे हैं तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सुहेल जो आपके डेटर्स हैं वो आपके डिक्रीज हो जाएंगे। तो ठीक है, ये एंट्री आपकी पास होगी 5 जनवरी को। अब 10 जनवरी 1991 को चेक इज रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक एंड इन टर्न वी रिटर्न इट टू मिस्टर सुहेल। अब बैंक ने वो चेक को रिटर्न कर दिया है डिसऑनर करके, और अल्टीमेटली हमने वो चेक वापस मिस्टर सुहेल को दे दिया है। व्हाट डू यू थिंक, क्या एंट्री बननी चाहिए जब वो चेक मिस्टर सुहेल के पास वापस चला गया, जो कि हमारे डेटर्स थे, हमने उनको यहाँ डिक्रीज किया था, तो क्या होगी एंट्री? ऑपोजिट इफेक्ट आना चाहिए ना। एक तो ये कि आपके डेटर्स उसी अमाउंट से वापस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि चेक तो डिपॉजिट हुआ नहीं आपके बैंक में, तो लाइबिलिटी तो आपके डेटर्स की तरफ उसी तरह है, हमारे ऊपर अकाउंट रिसीवेबल्स उसी तरह है। तो मिस्टर सुहेल को हम डेबिट करेंगे एज इट इज, जब चेक डिसऑनर्ड हो गया उनको वापस भेज दिया हमने, ठीक है। और दूसरी तरफ हमने बैंक अकाउंट को जो इंक्रीज किया हुआ था वो हमारा डिक्रीज हो गया है, क्योंकि ये हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, बीइंग एन अकाउंटेंट, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में किया था। बैंक ने उसको नहीं किया, हमने बैंक के मुताबिक चलना है। बैंक क्या कर रहे हैं, अगर बैंक हमारे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करता तो हमें कोई राइट नहीं कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने बैंक बैलेंस को उस ट्रांजेक्शन से इंक्रीज करें। हमारा एक्चुअल इंक्रीज तो नहीं हुआ, तो वहां पे हम मिस्टर सुहेल को वापस डेबिट कर देंगे कि हमारे डेटर्स रिसीवेबल सेम उतनी अमाउंट के साथ अभी भी इंक्रीज हैं। दूसरी तरफ हमने जो बैंक अकाउंट को डेबिट किया हुआ था स्टेट पे, उसका रिवर्सल इंपैक्ट होगा, हमारा बैंक अकाउंट 5,000 से डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम इसको देखें अभी, तो सेम एंट्री जो मैंने आपको बताई है, इसमें कोई कंफ्यूजन? एक्सक्यूज मी पूरा मैम, से एक दो दोबारा explain कर। एक हमें बार दोबारा दोबारा एक्सप्लेन बताऊं? कर देंगे सर। यस मैं मैम। बता दूंगी। उन्होंने कहा है कि 5 जनवरी 1991 में आपने एक चेक रिसीव किया है डेटर से जिसका नाम है मिस्टर सुहेल 5,000 का, और उसी डेट के ऊपर आपने डिपॉजिट के लिए भी भेज दिया, तो बैंक बैलेंस डिपॉजिट से इंक्रीज हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट। मिस्टर सुहेल जो आपके रिसीवेबल्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि वो आपको पेमेंट कर रहे हैं थ्रू चेक, ठीक है। अब 10 जनवरी 1991 में वो चेक रिटर्न कर दिया है डिसऑनर करके बैंक ने, और हमने वो चेक वापस मिस्टर सुहेल को भेज दिया है। तो मिस्टर सुहेल हमारे रिसीवेबल्स थे, अब रिसीवेबल्स को जब हमने वापस वो रिटर्न किया चेक, तो उसी अमाउंट से इंक्रीज हुए, ठीक है। दूसरी तरफ हमने बैंक बैलेंस को इंक्रीज किया हुआ था, क्योंकि एक्चुअल में बैंक बैलेंस तो इंक्रीज नहीं हुआ, तो बैंक को हमने वापस डिक्रीज कर दिया। तो इसका रिवर्सल इम्पैक्ट हमने इस डेट के ऊपर लिखा कि मिस्टर सुहेल अकाउंट रिसीवेबल ब्रैकेट में डेबिट विद 5,000 हमारे उसी तरह से इंक्रीज हैं, और बैंक अकाउंट जिसको हमने डेबिट किया था कि जो हमारा इंक्रीज हो रहा है, हमें लगा था कि डिपॉजिट हो चुके हैं, हमारा एक्चुअल में डिपॉजिट नहीं हुआ, तो हमने बैंक अकाउंट को डिक्रीज कर दिया, ठीक है। सो मिस्टर सुहेल टू बैंक अकाउंट, रिवर्सल एंट्री। अगर कोई चेक डिसऑनर्ड हो तो उसकी रिवर्सल एंट्री मेजोरिटी केसेस में पास करते हैं। गॉट इट? मैम वो मैम गॉट इट। बच्चे कह रहे हैं कि हम ज्वाइन ही नहीं हो रहे हैं आपकी क्लास में। क्यों नहीं ऐड हो रहे? लेट मी सी। वो अगर 40-45 मिनट के बाद क्लास ज्वाइन करेंगे तो ये इशू तो आएंगे। नहीं मैम वो कह रहे हैं बार बार किक हो रहे हैं। उनके नेट का मसला तो नहीं है, लीव हो रहे हैं। अच्छा, मुझे फिर कुछ बच्चे शरारत कर रहे हैं, ये रुके, लेट मी सी, जी मैम देख रहे हैं। मैं देखती हूँ।
आपकी मीटिंग कहाँ गई है? ओके, मुझे समझ आ गई है बच्चे क्या कर रहे हैं। अब इनको हम देख भी नहीं सकते। मैं इसीलिए आपको अटेंडी बनाती हूँ ताकि कोई बच्चा भी आपको वो ना कर पाए। कुछ बच्चे होते हैं जो बदतमीज होते हैं और ये अपने आप को बताते हैं कि इनकी क्या अपब्रिंगिंग है। मैम हमारी क्लास की तो स्ट्रेंथ भी इतनी नहीं है मैम, 48। ये बाकी बच्चे कहाँ से आ गए हैं? ये किसी ने लिंक शेयर किया हुआ आगे वहाँ पे क्लास में। मैंने दूसरी क्लास से भी शेयर किया ना, 1D के साथ भी। जी 1 मिनट में ये अपनी लैपटॉप की चार्जिंग। ठीक, ओके बच्चे, माजरत इसके लिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी आपको कोई भी क्लास से बाहर नहीं निकाल सकता, मैंने आपको अटेंडी बना दी है। जी, तो इसकी समझ आ गई ना कि चेक अगर आपका डिसऑनर हो तो फिर क्या एंट्री होनी चाहिए। यस मैम समझ आ गई। ओके, आगे मूव करते हैं। इफ इंडोर्समेंट टू अ क्रेडिटर एंड रिटर्न डिसऑनर, अगर आप इंडोर्स करते हैं क्रेडिटर को और वो रिटर्न में अगर आपका चेक डिसऑन हो जाए, डिसऑनर हो जाए, तो फिर किस तरह से उसकी एंट्रीज पास होंगी हम उसको देखते हैं। तो सपोज on 10th January 1991 we receive a check from Amjad for rupees 1000, and on 12th January 1991 we endorse it to our creditors Mr. Naeem. On 15th January 1991 the check is dishonored and received back from Mr. Naeem and we return it to Amjad. For the following entries will be passed. हम वन बाय वन एक डेट को देखते हैं। सबसे पहले 10th जनवरी 1991 में हमने चेक रिसीव किया अमजद से ₹1000 का। जब हमने चेक रिसीव किया, आप सोचिए ये एंट्रीज है ही नहीं, हमने इनको देखना ही नहीं, हम खुद अपने लॉजिक से देखते हैं। जब हमने चेक रिसीव किया अमजद से तो क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको इन कैश नहीं कराया था, सॉरी वो डिपॉजिट नहीं कराया था, तो कैश अकाउंट आपका डेबिट होना चाहिए और अमजद जो आपके रिसीवेबल्स हैं वो आपके क्रेडिट होने चाहिए। ठीक है, सेम एंट्री है। 12 जनवरी 1991 में हम इंडोर्स करें क्रेडिटर को मिस्टर नईम। हम जब इंडोर्स करेंगे स्टेट के ऊपर तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, 12 जनवरी 1991 हम डेट डालेंगे और उसमें इंडोर्स करने के लिए हम क्यों इंडोर्स करें, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी थी टुवर्ड्स मिस्टर नईम। हमने कुछ रॉ मटेरियल लिया था जो क्रेडिट बेसिस पे लिया था, अब हमने उनको पे करना है, तो ये हमारे अकाउंट पेएबल थे। ठीक है, तो जब हम उनको पे कर रहे हैं तो हमारे अकाउंट पेएबल डिक्रीज हो रहे हैं, तो मिस्टर नईम को हम डेबिट करेंगे, ठीक है, विद द सेम अमाउंट। और कैश अकाउंट जिसको हम चेक के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा विद द सेम अमाउंट। अब 15 जनवरी 1991 में check is dishonored, check dishonored हो गया and received back from Mr. Naeem and returned it to Mr. Amjad। अब आपने बेसिकली रिसीव कर लिया मिस्टर नईम से बीइंग एन एंटिटी और आपने अपने डेटर जो अमजद थे उनको वापस सेंड कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक तरफ आपके रिसीवेबल डेटर वापस इंक्रीज हो गए, दूसरी तरफ आपके जो आपने अपने अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी को डिक्रीज किया था, आपकी लाइबिलिटी वापस इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे अमजद अकाउंट डेबिट होगा, अमजद अकाउंट जो आपके डेटर्स हैं वो वापस इंक्रीज हो रहे हैं,
और आपकी लाइबिलिटी जो आपने डिक्रीज की थी विद दिस अमाउंट वो भी आपकी वापस इंक्रीज हो रही है। ठीक हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी मैम। नो मैम, ठीक है क्लियर मैम। है? यस मैम। ओके, आगे मूव करते हैं। अब सम स्पेशल बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कुछ ऐसी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती हैं जो बैंक वगैरह या तो आपके बिहाफ पे डिपॉजिट करा होता है या आपके बिहाफ या अपने लिए वो क्रेडिट करा होता है, उसको देखते हैं। व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक, जब कैश बैंक में डिपॉजिट की जाती है तो बेसिकली बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, तो बैंक टू कैश एंट्री हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। जब कैश विड्रॉ होती है फ्रॉम द बैंक, जब कैश विड्रॉ होती है फ्रॉम द बैंक, अब दो तरह के पर्पस के लिए विड्रॉ हो सकती है, या तो बिजनेस यूज के लिए या पर्सनल यूज के लिए। बिजनेस यूज के लिए हो तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश टू बैंक हो जाएगा कि बैंक से ही विड्रॉ करें लेकिन बिजनेस यूज के लिए करें हैं तो कैश डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अगर पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो वहां पे ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। पर्सनल यूज की ट्रांजेक्शन को ड्राइंग से रेफर किया जाता है, तो ड्राइंग्स जो होता है वो ऑनर का पर्सनल एक्सपेंस अकाउंट होता है जिसको हम ड्राइंग्स से रेफर कर रहे होते हैं, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है? देन डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ डेटर टू बैंक, आप डायरेक्टली डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, बाय अ डेटर टू अ बैंक। अगर आपका डेटर आपके बिजनेस के अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर देता है तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट और आपके अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है? अब इसको देखते हैं कि सम टाइम द डेटर इंस्टेड ऑफ पेइंग मनी टू अस डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू आवर बैंक अकाउंट। सपोज 10th October 1991 our debtor Mr. Hafiz has deposited 5,000 direct to our bank account, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में सेंड कर दिया 5,000 अमाउंट, ठीक है, जो हमारे डेटर है मिस्टर हफीज। द फॉलोइंग एंट्री विल बी मेड, सो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 5,000 से और मिस्टर फीस जो आपके रिसीवेबल्स हैं वो आपके डिक्रीज हो रहे हैं 5,000 से। ठीक है? स्टॉपिंग पेमेंट ऑफ चेक इशू, अब स्टॉपिंग पेमेंट ऑफ चेक इशू का क्या है, इसको पढ़िएगा। After issuing a check to creditor, we may to stop the payment for certain reason. In that case, we should issue instructions to the bank. This instruction is known as stop order. On receiving the stop order, the bank will not honor the check. If presented by the creditor, an entry passed on issuing the check will be reserved. Supposing on 1/1/1991, we issue a check for rupees 5,000 to our creditor, Mr. Faisal, and on 2/1/1991, we issue a stop order for the check. The following will be entries. ओके, बेसिकली किसी रीजन की वजह से आपको कुछ, कोई भी रीजन हो सकती है जिसकी वजह से आप बैंक को ये ऑर्डर्स देते हैं कि आपका जो चेक है वो बेसिकली इशू ना किया जाए या उसको स्टॉप कर दिया जाए। ठीक है? तो आप क्या करते हैं, आफ्टर इशूइंग अ चेक टू अ क्रेडिटर वी मे स्टॉप इट्स पेमेंट फॉर सर्टेन रीजन। आप जब चेक इशू करते हैं तो ड्यू टू सम सर्टेन रीजन आप उसको पेमेंट को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है? आप इन दैट केस बेसिकली बैंक को इंस्ट्रक्शन आपको देनी होती है कि आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो स्टॉप ऑर्डर को प्रोसेस करे ऑन टाइमली बेसिस। ठीक है? तो जब भी वो स्टॉप ऑर्डर रिसीव करता है तो बैंक उसको ऑनर चेक को नहीं करता अगर उस इफ प्रेजेंटेड बाय द क्रेडिटर एंड एंट्री पास्ड ऑन इशूइंग द चेक। अब उसमें एग्जांपल उन्होंने दी है कि 1 जनवरी 1991 को आपने एक चेक इशू किया टू आवर क्रेडिटर मिस्टर फैसल, उसकी अपनी एंट्री पास की कि आपके लायबिलिटी में, जब भी आप चेक इशू करते हैं ना टुवर्ड योर क्रेडिटर्स, इसका मतलब ये कि आपके अकाउंट पेएबल हैं, तो जब उनको पेमेंट करते हैं तो उतनी अमाउंट से आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है वो डेबिट होती है। मिस्टर फैसल ब्रैकेट में अकाउंट पेएबल आपके डेबिट हो रहे हैं और बैंक अकाउंट यहाँ पे चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। लेकिन 2 जनवरी को आपने स्टॉप ऑर्डर प्लेस किया है, तो जब आप स्टॉप ऑर्डर प्लेस किया तो वहां पे बैंक अकाउंट को उसने एज इट इज डेबिट कर दिया और मिस्टर फैसल को क्रेडिट कर दिया। आगे बैंक चार्जेस और इंसिडेंटल चार्जेस, बैंक कुछ अपने सर्विसेज के चार्जेस लेता है कभी कभी, तो उसकी एंट्री इस तरह से होगी कि बैंक चार्जेस एंटिटी का एक्सपेंस है तो बैंक चार्जेस विल बी डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एज बैंक बैलेंस इज डिक्रीजिंग। ठीक है? सो
बैंक चार्जेस डेबिट हो जाएंगे और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब बैंक इंटरेस्ट, ठीक है, इसको पढ़िएगा। Bank allows as interest at a fixed rate on the amount lying deposited in bank account. This interest is not paid in cash, either it is credited to our amount, transferred to our account. The entry will be bank account to interest account. Note, ओके the ओके बेसिकली बैंक कभी कभी क्या करता है कि कोई भी इंटरेस्ट आपको जो मिल रहा होता है वो आपके बिहाफ पे कलेक्ट करके उसको डिपॉजिट करता है आपके बैंक अकाउंट में। तो इस सिनेरियो के अंदर आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और इंटरेस्ट आपकी इनकम है तो इनकम भी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है, ठीक है। तो इस तरह की एंट्री पास होगी। अगर वो आप कोई भी इंटरेस्ट कोई भी चीज जो वो कलेक्ट कर रहे हैं और उसको डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस उस सिनेरियो के अंदर आपकी इंक्रीज होगा और इंटरेस्ट इनकम आपकी रेवेन्यू है, इनडायरेक्ट इनकम होती है, वो आपकी क्रेडिट हो रही है, इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर्स पढ़िएगा इसको। sometimes the bank pays some expenses on our behalf on fixed dates. Insurance premium, house rent, office rent as per our instructions. For example, the bank pays insurance premium rupees 1000 as per our instructions on 30 June 1991. The entry will be आप कभी कभी insurance बैंक premium को account. इंस्ट्रक्शन आप कभी कभी बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं ना कि क्वार्टरली, मंथली, एनुअली, सेमी एनुअली आपकी फिक्स पेमेंट जानी है हर इस टाइम के बाद, ठीक है। तो आपके बिहाफ पे वो क्या करते हैं, जब उनको ये स्टैंडिंग ऑर्डर देते हैं तो वो आपके बिहाफ पे आपके बैंक अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट करके वो दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर वो अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। उनमें से कोई भी डिफरेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम क्वार्टरली बेसिस पे आप इंश्योरेंस प्रीमियम सेंड कर रहे हैं या फिर आप मंथली बेसिस पे कर रहे हैं। हाउस रेंट, आप किसी रेंट के हाउस में रह रहे हैं तो आप मंथली बेसिस पे वो हाउस रेंट जो है आपके बिहाफ पे जो ऑनर्स पार्टी है उनको सेंड कर रहा है। ऑफिस रेंट आपके बिहाफ पे। सो एज पर इंस्ट्रक्शन बैंक जो होता है वो बेसिकली आपके बैंक अकाउंट को डिक्रीज कर देगा और इस तरह के एक्सपेंसेस इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो इन सिनेरियो में क्या होगा, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम के एग्जांपल दिए, इंश्योरेंस प्रीमियम इज द एंटिटीज एक्सपेंस, वो डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट डिक्रीज हो गया, ठीक है, क्योंकि वो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है, ठीक है। तो एज अगेन ऑन सर्टेन ओकेजन द बैंक कलेक्ट डिविडेंड ऑन शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अस एंड क्रेडिट द अमाउंट टू आवर अकाउंट। अब वो कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर आप ये भी उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि जो आपको शेयर्स पे डिविडेंड मिल रहा है उसको कलेक्ट करे, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है उसको कलेक्ट करे और डिपॉजिट कर दे आपके अकाउंट में। सो इन दैट सिनेरियो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और वो डिविडेंड अकाउंट, क्योंकि डिविडेंड एंटिटी की इनकम है, अगर उस कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर स्टॉक में इन्वेस्ट किया है उससे जो इनकम आ रही है वो उनका डिविडेंड रिसीव होगा, विच इज योर इनडायरेक्ट इनकम। और इन दैट सिनेरियो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैम ये एक दोबारा समझा दीजिएगा लास्ट वाली जो अभी आपने समझाया। ये डिविडेंड वाला मैम दोबारा समझाइए। ये हाँ, स्टैंडिंग sorry, ऑर्डर या जस्ट ये अगेन ऑन Dividend स्टैंडिंग ऑर्डर का स्टैंडिंग स्टैंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर का। ओके अच्छा बच्चे, उन्होंने लिखे समटाइम द बैंक पे सम एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फिक्स्ड डेट। कुछ फिक्स्ड डेट के ऊपर बैंक अपने क्लाइंट जो कि कस्टमर हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं या एंटिटी हो सकती है, उनके बिहाफ पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। वो कहते हैं कि हमने क्वार्टरली यानी हर 3 माह के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम के एक फिक्स्ड अमाउंट देनी है, हाउस रेंट हर मंथ का देना है, ऑफिस रेंट हर मंथ का देना है। तो हर मंथ के एंड पे आप हमारे अकाउंट से एक फिक्स्ड अमाउंट काटें और उनके अकाउंट में सेंड कर दिया करें। सो ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं कि जो एंटिटी के बिहाफ पे बैंक परफॉर्म कर रहा होता है। अब इसमें एग्जांपल दी है कि एंटिटी के बिहाफ पे अगर इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक अदा कर रहा है आपकी, ठीक है, तो अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी को वो अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट करके सेंड करेगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम 1000 एज पर योर इंस्ट्रक्शन ऑन 30 जून 1991, उससे इंश्योरेंस प्रीमियम एंटिटी के एक्सपेंस होते एक्सपेंस इंक्रीज हो गया और बैंक जो है वो बेसिकली आपके बैंक अकाउंट को डिक्रीज करके सेंड कर रहे हैं ना, तो बैंक अकाउंट आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम इज योर एक्सपेंस और बैंक अकाउंट इज योर एसेट, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। आप कुछ ओकेजन में बैंक क्या करता है कि वो बेसिकली आपके पास जो आइडल मनी पड़ी है, बीइंग एन एंटिटी, आप एंटिटी हैं, आप एंटिटी के एंगल से सोचेंगे क्योंकि आपने ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस की करनी है, ठीक है। आपके पास आइडल मनी पड़ी थी, आपने किसी और कंपनी के स्टॉक, शेयर्स, करेंसीज किसी और चीज में इन्वेस्ट कर दिया, उन शेयर्स पे आपको डिविडेंड आ रहा है, वो डिविडेंड आपकी इनकम है। या हो सकता है आपके पास कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ी है
गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्ट किया, उस पे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस पे बैंक क्या करेगा, बैंक आपके बिहाफ पे आपके बैंक अकाउंट को उस डिविडेंड से या उस इंटरेस्ट इनकम से इंक्रीज करेगा, और अल्टीमेटली डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम आपकी इनडायरेक्ट इनकम है वो इंक्रीज हुई तो वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक हो गया? यस मैम। ठीक है। ठीक है। ये किसी बच्चे ने हैंड रेज किया हुआ है। ओके यस मैम। मैम वो क्लास के स्टूडेंट्स कह रहे हैं एक्सेप्ट कर ले इनविटेशन, तो क्लास में ज्वाइन हो रही। मैं बार बार कर तो रही हूँ, अब मैं क्या करूँ और। हम्म चलें बच्चे, हैंड डाउन कर दें अगर कोई सवाल नहीं है तो। अच्छा, यहां तक समझ आ गई ना आपको? यस मैम। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। अब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्या है आपका? जनरली द बैंक डजंट जी जनरली द बैंक डजंट अलाउ विड्रॉल ऑफ मनी इन एक्सेस ऑफ द डिपॉजिट। होता ये कि जितने आपके अकाउंट में मनी पड़ी है उतने ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो यूजुअली तो बैंक अलाउ नहीं करते एक्सेसिव अमाउंट, बट सम केसेस इफ द बैंक may allow such withdrawal in special cases for the sake of depositors goodwill, in that case a bank account will show credit balance and we will become debtor of the bank charges interest at fixed rate on the excess money on overdraft. The following entry may be। अच्छा, बेसिकली उन्होंने यहाँ पे जस्ट एग्जांपल नहीं दी, वो एक प्रॉपर उन्होंने जस्ट डेफिनेशन वाइज चीज बता दी है कि अगर लेट सपोज आप एक्सेसिव अमाउंट बैंक से विड्रॉ करे हैं, यानी कि आपका 1 लाख बैंक में पड़ा था, आपने पूरा 1 लाख यूज कर लिया है, बैंक को कहते हैं कि हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी चाहिए। ओवरड्राफ्ट वो फैसिलिटी होती है जिसमें बैंक से एक तरह से बोरो करे होते हैं, आपके अकाउंट के अंदर वो कुछ एक्सेसिव अमाउंट डाल देता है और उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, बैंक अलाउ करता है, वो कल को आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट देनी पड़ती है, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रहे हैं वो आपके बैंक से डायरेक्टली डिडक्ट कर लिया जाएगा जब भी आप मनी डिपॉजिट करेंगे उसमें। ठीक है, गॉट इट? यस मैम। ओके, चलें अभी ये तो क्लियर हो गया, अब हम आगे मूव करेंगे। मैम ये एलएमएस में पढ़ा होगा। एलएमएस पे मैंने अपलोड करना है, अभी इसके बाद अपलोड करती हूँ। ये ऊपर ये जो चीज आती है ना, ये मुझे इतनी फजूल लगती है। ओके, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्लस कैश बुक। अब कैश बुक पहले करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें, आपको नजर आ रहे हैं ना? मैम एक क्वेश्चन था मेरा। सॉरी, यस मैम। मेरा एक क्वेश्चन है मैम। जी जी बोलें प्लीज। मैम वो आपने बताया था कि सिंगल अगर हो तो सिर्फ कैश बुक में अगर सिंगल हो तो फिर वो सिर्फ ओनली कैश मतलब दिखाया जाता है, अगर डबल ट्रिपल हो तो फिर क्या होता है? हाँ, वो आगे मैंने अभी बताना है आपको। बेसिकली अगर मैं जनरल उसका बताऊं आपको, तो कैश बुक 3 तरह की होती है, एक सिंगल कॉलम कैश बुक, एक डबल कॉलम कैश बुक और एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश का कॉलम होता है। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर आपका कैश और बैंक दोनों कॉलम्स होते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर कैश, बैंक और डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव होते हैं। उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे हम आगे बात करते हैं, वो भी इसी के बारे में बात होगी। अभी हम आज कैश बुक को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कंप्लीट करें, और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम फिर कमिंग क्लासेस में स्टार्ट करेंगे। जी, मिस्टर जमील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे।
नजर आ रहे हैं ना आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो हमने बनानी है कैश बुक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, मिस्टर जमील। देन हम कैश बुक, अब उन्होंने लिखे दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक। ठीक है, अब जमील, यहाँ पे उन्होंने कोई चीज नहीं बताई, तो यहाँ पे हम बेसिकली सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं बस नीचे लिख देती हूँ सिंगल कॉलम कैश बुक। इसमें मैं डाल देती हूँ डेट, रेफरेंस, अमाउंट, डेट, रेफरेंस, अमाउंट। This is your debit side and this is your credit side. अब जिस तरह से हम एंट्री का एनालिसिस करते थे उसी तरह हम करेंगे। मिस्टर जमील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या एंट्री होनी चाहिए इसकी? ये एक तरह से लेजर बना रहे हैं, जो लेजर नहीं बनाते थे टी अकाउंट की फॉर्म में, ये वही चीज है, इसी को हम कैश बुक कह रहे हैं। जी बताइएगा आप, मिस्टर जमील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल हो जाएगा ना? Yes, कैश ma'am. टू कैपिटल होगा ना? Yes, ma'am. तो कैश डेबिट हो रहा है, कैपिटल की वजह से डेबिट हो रहा है, नॉट क्रेडिट, सो दिस इज अ डेबिट साइड। ठीक है, कैपिटल की वजह से विद 1 लाख। ओके, बॉट गुड्स फॉर कैश, तो क्या होगा जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेस से रिफ्लेक्ट होते हैं, परचेजेस टू कैश हो जाएगा, ऐसा ही है। सो यहाँ पे कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है विद बिकॉज ऑफ परचेजेस, कितनी अमाउंट से? 70,000, राइट। अब डेट डाल देंगे 3rd जनवरी, राइट। फिर पेड फॉर स्टेशनरी 1000, 5th जनवरी। स्टेशनरी एक्सपेंस आपका डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। स्टेशनरी को हम ऑफिस इक्विपमेंट से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो हम स्टेशनरी को ऑफिस इक्विपमेंट से ही करते हैं, क्योंकि जितने भी आपके ऑफिस से रिलेटेड छोटे अकाउंट्स होते हैं उसको ऑफिस इक्विपमेंट में डालते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है आपका ऑफिस इक्विपमेंट की वजह से, अमाउंट है इसकी 1000, 5th जनवरी को। देन गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अब गुड्स सोल्ड करें कैश के बिहाफ पे, तो कैश आपके पास आ रही है, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सो कैश डेबिट हो रही है सेल्स की वजह से विथ 40,000। मैम एक बच्चे को इन कर ले मैम। कर लिए बच्चे? अच्छा, तो कैश डेबिट हो रही है सेल्स की वजह से जी। ओके, सो पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस 1000, ट्रेड एक्सपेंसेस के लिए पे करे हैं, तो ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट, कैश क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट हो रही है ट्रेड एक्सपेंसेस की वजह से, अमाउंट क्या है आपकी? 1000. 1000 अगेन। ठीक है, किस डेट के ऊपर? 10th जनवरी। देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब गुड्स सेल करें अगेन कैश के बिहाफ पे, कैश टू सेल्स दोबारा से, कैश डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से, अमाउंट बताइएगा। 10,000. डेट 11 जनवरी। अब 14 जनवरी में रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर आसिफ, कैश रिसीव करें मिस्टर आसिफ से, तो यहाँ पे आपकी क्या बनेगी? कैश डेबिट, मिस्टर आसिफ क्रेडिट, क्योंकि मिस्टर आसिफ क्या थे आपके, जब कैश रिसीव करते हैं तो आप अपने डेटर से रिसीव करिए ना, डेटर डिक्रीज हो रहे हैं, कैश कलेक्ट हो रहा है, तो कैश डेबिट हो रहा है मिस्टर आसिफ की वजह से, कितनी अमाउंट? 5,000. 14 जनवरी, हाँ 5000। पेड कैश टू मिस्टर कादिर, कादिर कौन है आपके? क्रेडिटर्स हैं, अकाउंट पेएबल हैं, तो अकाउंट पेएबल डेबिट हो रही है और कैश क्रेडिट हो रहा है, ऐसा ही है, कैश पे कर रहे हैं, कैश क्रेडिट हो रहा है आपका मिस्टर कादिर की वजह से, अमाउंट
10,000. डेट डेट में 18 जनवरी 15. 3 जनवरी में. 15 जनवरी. अब 18 जनवरी को विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रही हैं. ड्राइंग्स मतलब- डेबिट कैश क्रेडिट. कैश Yes, ma'am. क्रेडिट हो रहा है ड्राइंग्स की वजह से. ठीक है 18 जनवरी. उसके बाद बॉट गुड्स फॉर कैश. ठीक है गुड्स परचेज करें कैश के बिहाफ पे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट. तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है आपका परचेजेस की वजह से. ऐसा ही है. अमाउंट बताएं. 20,000. डेट 22 22 जनवरी में जनवरी. देन 22 जनवरी को ओके 22 का तो हो गया. 25 जनवरी सोल्ड गुड्स फॉर कैश. अब गुड्स सेल करें कैश के बिहाफ पे तो कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट. ऐसा ही है. ठीक है कैश अकाउंट डेबिट Sales. सेल्स अकाउंट. तो कैश डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से. अमाउंट क्या है. 45,000. उसके बाद पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000. इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम यूटिलिटी एक्सपेंस में डालते हैं तो यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट हो रहा है यूटिलिटी एक्सपेंस की वजह से. अमाउंट डेट क्या है आपकी 27. 27 उसके बाद सैलरी पेड सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट हो रहा है सैलरी एक्सपेंस की वजह से. अमाउंट है 5000. देन पेड रेंट एक्सपेंस आपका डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है रेंट एक्सपेंस की वजह से. ठीक है दोनों एंट्रीज हैं 31 की. अब आप ये देखें कि टोटल अमाउंट आपकी कितनी आ रही है. यहाँ पे आपने सब अमाउंट को. ये ऑब्वियस है कि जो मेजर बड़ी अमाउंट्स हैं वो आपकी डेबिट साइड पर हैं अगर आप नोट करें. ठीक है तो डेबिट साइड मुझे तो बड़ी लग रही है लेकिन हम चेक कर लेते हैं. अब इन सबको प्लस करेंगे मैम 2 2 लाख लाख बनता बन है. गए. 2 लाख में से ये सब अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करें तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा. बताइएगा. एक्सक्यूज मी मैम. जी जी 26,500 आता है मैम. 26,500. 26,500. जी बोलिएगा बच्चे. मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही. क्यों नहीं हो रही. किसको नहीं हो रही. मैम सिर्फ परवशा. सिर्फ एक बच्चे को नहीं हो रही बाकी सबको भी नहीं हो रही. शो हो रही है. चले मैं ना इसको हो रही है दोबारा मैम, शो हो रही से है हमें तो. स्टॉप शो हो रही है. शेयरिंग करके शेयरिंग अगेन करती हूँ फिर चेक कीजिएगा. तो मैं एक मिनट जरा लेट मी. ये मैं एक्सेल फाइल आपको सेंड कर दूंगी. जी चेक कीजिएगा अभी शो हो रही है. जी मैम. Yes, ma'am. नो मैम. आपके आपके मोबाइल या किसी चीज का इश्यू है. आप किसी और डिवाइस को कनेक्ट करें किसी और गैजेट को यूज करें ओके. क्योंकि सब कुछ शो हो रही है. बाकी स्टिल इफ यू फील कोई प्रॉब्लम हुई तो कोई इशू हुआ तो फिर आई कैन शेयर द वीडियो रिकॉर्डिंग. आप उसको सुन लीजिएगा. ओके बच्चे क्लियर है. Okay. पहला क्वेश्चन. Yes, ma'am. Clear है. जी अब मैम second मेरी question- कैश बुक बन गई है. हाँ जी. तो अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम.
सेकंड में उन्होंने कहा है कि आपने कैश बुक भी प्रिपेयर करनी है सिंगल कॉलम, और बैंक अकाउंट का लेजर भी प्रिपेयर करना है। तो पहले हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, फॉर्मेट यही है हमारा। यहाँ पे हमारे पास किसी भी फॉर्म का नाम नहीं है, तो हम नहीं लिख रहे कुछ भी। तो अब हमारे पास देखें कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस है, क्योंकि हमने बैंक के लेजर को प्रिपेयर करना है। दे हैव नॉट आस्क फॉर टू प्रिपेयर द कैश बुक ऑन अ डबल कॉलम बेसिस। they have only asked you have to prepare the cash book on a single column basis and then you have to prepare the bank account in ledger। ठीक है, तो हम लेजर बैंक अकाउंट का सेपरेटली करेंगे। तो जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी ना, उनको हम यहाँ पे इस साइड पे नोट डाउन कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक छोटा सा वो भी बना देती हूँ। चलें, जो बैंक से रिलेटेड होंगे वो बैंक में हम डायरेक्टली डील करते जाएंगे। अब 1991 मार्च 1 कैश इन हैंड, मार्च 1 कैश इन हैंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। साथ में उन्होंने बैंक बैलेंस लिखा है मार्च 1 बैंक बैलेंस, ये बैंक लेजर है। मैम तो बैंक का बैलेंस सेपरेट बनेगा? उन्होंने लिखा है कि बैंक का सेपरेट लेजर बनाए, उन्होंने लिखा है। अगर वो उसमें ना अगर लिखा चेक होता वगैरह तो आएगा तो वो सब कुछ सेपरेट होगा? हाँ, सब कुछ सेपरेट होगा। यहाँ इसके अंदर कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी इसमें। अभी मैं करती हूँ तो आप देखिएगा इसको। 60,000 डेबिट साइड पे रिपोर्ट हो गया। ठीक है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम उस्मान। आप चेक रिसीव करें उस्मान से, तो क्या एंट्री होगी इसकी? 3 मार्च को कैश डेबिट और उस्मान क्रेडिट। तो कैश डेबिट हो रहा है उस्मान की वजह से कैश इस डेट पे 3 मार्च। ठीक है, डिपॉजिटेड उस्मान चेक विद बैंक। अब आपने क्या किया, वही चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक बैलेंस डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। ऐसा ही है। सो यहाँ पे बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है कैश की वजह से। ठीक है, 12,000, और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है बैंक की वजह से 12,000। ठीक है, क्योंकि आपने 4 मार्च को उस्मान का चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। यस मैम। ठीक हो गया। उसके बाद विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। आप बैंक से बिजनेस यूज के लिए विड्रॉ करें। बिजनेस यूज के लिए जब विड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है बैंक अकाउंट की वजह से 10,000। ठीक है, और बैंक अकाउंट आपका दूसरी तरफ क्या हो रहा है, बिजनेस से के लिए जो विड्रॉ किया जा रहा है वो बैंक से विड्रॉ किया जा रहा है। तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से 10,000। ठीक है, इसकी डेट क्या है, 8 मार्च। ओके, देन गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स सेल करें कैश के बिहाफ पे, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो कैश डेबिट हो रही है सेल्स की वजह से, कितनी अमाउंट से? ऐसे ही है, गुड्स बॉट फॉर कैश। जब गुड्स को परचेज करें हैं तो परचेजेस टू कैश हो जाएगा। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है परचेजेस की वजह से। अमाउंट क्या है? अमाउंट बताइएगा। 30,000। यस मैम। 40 नहीं है, 40,000 है। 40 40,000
ये Yes, गुड ma'am. गुड स्पॉट फॉर 14,000 कैश। है मैम। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि हमें नजर से आए। ओके, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 18 मार्च। अब गुड्स सेल करें कैश के बिहाफ पे तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 18 मार्च। कैश डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से, अमाउंट है 30,000। 30,000. उसके बाद पेड रहीम बाय चेक। अब चेक के थ्रू रहीम को पे करें हैं तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, रहीम डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है आपका रहीम की वजह से 13,000 20 मार्च। ठीक है, उसके बाद डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक, अपने बैंक में डिपॉजिट किया 8,000। बैंक अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट। सो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है कैश की वजह से, अमाउंट है 8,000 30 मार्च को। और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है बैंक की वजह से 8,000 30 मार्च को। देन पेड सैलरी इन कैश। अब सैलरी कैश के फॉर्म में पे करें हैं, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट हो रहा है सैलरी एक्सपेंस की वजह से 5,000 31st। पेड रेंट बाय चेक, रेंट पे करिए बैंक के थ्रू तो रेंट एक्सपेंस डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है आपका रेंट एक्सपेंस की वजह से 3,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन तमाम अमाउंट को प्लस करेंगे, बताइएगा क्या अमाउंट आ रही है। मैम 1,07,000 आती है। 1,07,000। और ये वाली अमाउंट क्या आ रही है, कैरी डाउन को सब्ट्रैक्ट करके बताएं। इसको सब्ट्रैक्ट करना है मैम। जी जी, 107,000 में से ये सारी अमाउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। बाकी बच्चे भी चेक कर लें। 42,000. ये आपकी बैलेंस कैरी डाउन है। ठीक है, और आप बैंक लेजर पे आ जाते हैं। आप इस अमाउंट को पहले प्लस कीजिएगा, इन तीनों को प्लस करके बताएं क्या आ रही है। 80,000 बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन सब्ट्रैक्ट करें इनको, फिर बताएं क्या अमाउंट आ रही है। 54,000। 54 जी मैम। 54 राइट। ओके, Yes, ma'am. तो 54,000. ये आपका बैंक लेजर पर। मैम उमर रईस को एडमिट कर लें मैम, वेट कर रहे हैं। जी देखिए मैंने किया है अभी। ओके, चले इसमें कोई कंफ्यूजन, इसमें No, कोई ma'am. कंफ्यूजन। ओके, आगे मूव करते हैं हम। मैम So 5 this is मिनट a की ब्रेक मिल सकती है, मैं हॉस्टल वालों से खाना ले आऊं। अच्छा, जिस बच्चे को जाना है वो खामोशी से चला जाए। मैं चाह रही हूँ एक ही बार मैं फ्लो में कंप्लीट कर लूँ। तो बच्चे अगर आपने ब्रेक लेनी है तो मैं माइक म्यूट कर देती हूँ, 5 मिनट तक आ जाएं। मैं चाह रही थी कि मैं आपको एक ही बार 4 सवा 4 तक फ्री कर दूं ना, विदाउट एनी ब्रेक। 4 सवा 4 तक फ्री करूँ, आप लोग भी अपना काम करो और मैं भी काम करूँ अपना। सो मैम 4 व्हाटएवर, ठीक है मैम। 4 सवा 4 वही ना, उसके आसपास ही। यस मैम। तो जिस बच्चे ने जाना है खामोशी से जाए, बाकी रिकॉर्डिंग सुन ले। कोई कंफ्यूजन है तो फिर क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अच्छा बच्चे, थर्ड आपका क्वेश्चन है, अब उन्होंने कहा कि डबल कॉलम कैश बुक बनाएं। डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, सबसे पहले
मोहम्मद रऊफ, कंपनी के ऑनर का नाम, डबल कॉलम, कैश बुक, अगर कोई ईयर दिया तो ईयर भी लिखना है, उसी तरह आपने डेट, सारी चीजें लिखनी है। ओके, तो सबसे पहले तो कैश इन हैंड, अच्छा 2 कॉलम्स बनाने थे, यहाँ पे मैं वो करती हूँ, इंसर्ट करती हूँ इस साइड पे भी। दिस इज द लेआउट, सिर्फ आपने एक कॉलम और ऐड कर देना है। आप लोगों के घरों का इंटरनेट ठीक चल रहा है आजकल? यस मैम इशू कर रहा है। नहीं मैम सही चल रहा है। मैम इसकी आप रिकॉर्डिंग करी है स्क्रीन की? रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, एडिट नहीं करूंगी, एज इट इज बस अपलोड मैम ये करूंगी, उसको सुन लीजिएगा। अच्छा बच्चे, ठीक है मैम ऐसे ठीक है मैम। ओके, अच्छा बच्चे, मोहम्मद रऊफ, डबल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम्स हैं, बस उसमें आपने कैश के साथ बैंक का कॉलम भी ऐड करना है। तो अब ये देखें, आपके पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये आपके पास किस डेट के ऊपर, ये एक सेकेंड, जनवरी, ओके, जनवरी के ऊपर आपके पास डेटा है 1991, जनवरी 1, कैश इन हैंड यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपके पास कैश बैलेंस है 50,000 और इसी डेट के ऊपर कैश एट बैंक का जो बैलेंस है वो है आपके पास 30,000, ठीक है। अब कैश सेल्स 3 जनवरी को आप सेल करें कैश पे, तो कैश टू सेल्स हो जाएगा, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो कैश डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से कैश के कॉलम में, ठीक है, कैश डेबिट हो रहा है, तो 20,000, डेट चेक कर लीजिएगा 3 जनवरी। उसके बाद पेड मिस्टर अरशद बाया चेक, मिस्टर अरशद को पे करें चेक के थ्रू, ठीक है। सो मिस्टर अरशद डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मिस्टर अरशद की वजह से, कितनी अमाउंट के साथ, 7,000, डेट क्या आपके पास 4 जनवरी। उसके बाद रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम बाबर, अब बाबर से चेक रिसीव कर रहे हैं, चेक जब रिसीव करते हैं तो उसको कैश कंसीडर किया जाता है क्योंकि डिफरेंट डेट पे डिपॉजिट हो रहा है वही चेक, ठीक है, बल्कि नहीं वो डिपॉजिट अभी नहीं हो रहा, वो बाद में डिपॉजिट हो रहा है। सो रिसीव अ चेक फ्रॉम बाबर, कैश डेबिट बाबर क्रेडिट, कैश डेबिट हो रहा है बाबर की वजह से, कितनी अमाउंट के साथ आप लोग बताएंगे, मुझे क्लियरली नजर नहीं आ रहा। मैम 9,500। नहीं वो 4,000 नीचे नहीं वाली है, है 4,000 है। मैम 4,000 है। ठीक हो गया, 6 जनवरी 4,000 है 4,000। ओके, कैश डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक, तो बैंक में कैश डिपॉजिट करें हैं, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, सो यहाँ पे बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा कैश की वजह से, बैंक के कॉलम में 9,500 और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 9,500 कैश के कॉलम में। डेट की आपके पास 8 जनवरी, ठीक हो गया। फिर बाबर चेक डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक, अब ये जो बाबर का चेक था जिसकी वैल्यू थी 4,000, अब वो चेक डिपॉजिट करें बैंक में, तो आपने उस टाइम क्या एंट्री पास की थी, कैश टू बाबर, अभी बैंक टू कैश हो जाएगा, अभी बैंक टू कैश हो जाएगा, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है कैश की वजह से,
बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बैंक के कॉलम में, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बैंक की वजह से, ठीक है, इस डेट के ऊपर अगेन 8 जनवरी। देन इसको मैं क्रॉप कर दूं ना, बल्कि चले रहने देती हूँ, आपके लिए मसला होगा जी। फिर है ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। कैश डेबिट हो रहा है बैंक की वजह से कैश के कॉलम में, मैम ये जो आपने लास्ट वाली एंट्री की इसमें 4000 बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहा, 9500 कर रहे हैं। वो ऊपर है ना अल्लाह के बंदे। तुम ये देखो कि बाबर्स चेक की बात हो रही है, बाबर्स का जो चेक रिसीव किया था वो आपने 4000 रिसीव किया था। ये जो कैश डिपॉजिट की है वो 9500 है, उसकी हमने सेपरेट एंट्री की है, ठीक है। ये बाबर्स का चेक आप डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो बाबर्स के, हाँ, तो ये 4000 का था। सो उस अकाउंट को उसी से रिलेट करें। ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, आप बैंक से ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ करें तो कैश डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रही है तो कैश डेबिट हो रहा है 75 से 100 से, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से 7500। जस्ट मेक श्योर कि बैंक अकाउंट को अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो बैंक के कॉलम में मेंशन करें, क्योंकि अगर इधर उधर लिखेंगे तो वो करेक्ट आंसर नहीं आएगा, ठीक है। देन आपके पास ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ऑफ ऑनर, पर्सनल यूज के लिए बैंक से विड्रॉ करें हैं तो ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट, सॉरी बैंक क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट हो रहा है ड्राइंग्स की वजह से, बैंक को क्रेडिट करें कितनी अमाउंट से 12,000 11 जनवरी। देन कैश परचेजेस, क्या एंट्री होगी इसकी, परचेजेस टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है परचेजेस की वजह से, अमाउंट बताएं 28,500। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम एस शाहिद, एस राशिद, रिसीव करें चेक राशिद से, सो कैश टू एस राशिद, कैश अकाउंट डेबिट, राशिद अकाउंट क्रेडिट, तो कैश डेबिट हो रहा है कितनी अमाउंट से, ठीक हो गया। कैश डेबिट, राशिद अकाउंट क्रेडिट, जो राशिद आपके रिसीवेबल्स हैं, रिसीवेबल डिक्रीज हो रही हैं। उसके बाद राशिद चेक इंडोर्स टू शकील, आपने जो राशिद का चेक है वो शकील को इंडोर्स किया, तो जब शकील को इंडोर्स किया तो शकील के नाम से लायबिलिटी डिक्रीज हो गई और कैश अकाउंट, चेक को कैश से रिप्रेजेंट करे तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ शकील, कितनी अमाउंट से, सेम अमाउंट से। जी बताइएगा बच्चे। मैम ये इंडोर्स का क्या मतलब है? इंडोर्स यानी ट्रांसफर करना। डेट बताएंगे मुझे इसकी, मेरी डेट में 16। यहां तक समझ आ गई है? कोई कंफ्यूजन है तो मैं रिपीट करूं? ओके। उसके बाद जी, उसके बाद हमारे पास है हाँ, अरशद को चेक के थ्रू पेमेंट करें हैं तो अरशद डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। सो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है अरशद खान की वजह से, अमाउंट बैंक के कॉलम में लिखेंगे, अमाउंट है 18,000, डेट है आपके पास 17। उसके बाद एस राशिद चेक रिटर्न डिसऑनर, एस राशिद चेक रिटर्न डिसऑनर। अब हम इसको इस तरह से देख लेते हैं कि जब हमने चेक रिसीव किया था, अब एंट्री देखिएगा, जब हमने चेक रिसीव किया था राशिद से तो हमने क्या एंट्री पास की थी, हमने एंट्री पास की थी कि कैश डेबिट और राशिद क्रेडिट, ऐसे ही है। फिर जब हमने वो चेक इंडोर्स किया था इस डेट के ऊपर तो हमने एंट्री पास की थी शकील डेबिट,
कैश क्रेडिट, उन दोनों की एंट्रीज हमने रिकॉर्ड कर ली अपनी कैश बुक में। अब जब हमें पता चला कि जो राशिद का चेक है वो डिसऑनर हो गया है, तो अल्टीमेटली हमने करना कि ये ऑब्वियस है कि शकील हमें वापस चेक देगा, हम एंटिटी हैं और हम राशिद को वापस चेक देंगे, ये ऑब्वियस है। सो इन दैट सिनेरियो हमारे रिसीवेबल जो डिक्रीज हुए थे वो वापस इंक्रीज हो जाएंगे और हमारी जो लायबिलिटी डिक्रीज हुई थी वो वापस इंक्रीज हो जाएगी। सो इसका मतलब यहाँ इस एंट्री में कोई भी कैश या बैंक का अकाउंट नहीं आ रहा। सो इस एंट्री की ट्रांजैक्शन या कोई भी चीज एंट्री हम इस कैश बुक कॉलम में नहीं करेंगे। जस्ट हमें पता होना चाहिए कि अच्छा इस तरीके से इसकी एंट्री होगी। ये दोनों अकाउंट हमारी डबल कॉलम कैश बुक से बिलोंग नहीं करते क्योंकि हम सिर्फ कैश और बैंक को डील कर रहे हैं। Got it? Okay. So next, our check to Arshad Khan was dishonored. अरशद खान की एंट्री को देख लेते हैं पहले, उसकी क्या एंट्री थी। कहाँ पे अरशद खान की एंट्री फाइंड आउट कीजिएगा। अच्छा ये है, मैम क्रेडिट हुई थी। पेड अरशद खान बाय चेक। आपने क्या किया था, एक सेकंड, आपने क्या किया था जब आपने पे किया था? आपने अरशद खान को डेबिट किया था और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया था, ठीक है। अब जब चेक डिसऑनर्ड हो गया है तो बैंक अकाउंट वापस इंक्रीज आपका हो जाएगा और अरशद खान के नाम से जो लायबिलिटी डिक्रीज की थी वो वापस इंक्रीज हो रही है। तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है अरशद खान की वजह से, कितनी अमाउंट के साथ? 18,000। वो 18 था। बिल्कुल 18,000। ठीक हो गया। किस स्टेट के ऊपर डिसऑनर हो रहा है? 18 जनवरी। ओके, चेक टू अरशद खान वाज डिसऑनर्ड 19 को हो रहा है। ओके, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से इंटरेस्ट रिसीव करे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है इंटरेस्ट इनकम की वजह से, कितनी अमाउंट के साथ? 700। किस डेट के ऊपर? 21 जनवरी। कैश सेल्स, कैश टू सेल्स, कैश डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से, कितनी अमाउंट के साथ? 16,500। इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक चार्जेस डेबिट हो जाएंगे और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बैंक चार्जेस की वजह से। बैंक के अकाउंट में हम 350 लिख देंगे 27 जनवरी को। सैलरी पेड बाय चेक, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है सैलरी एक्सपेंस की वजह से 7,000, ठीक है, और कोई एंट्री भी नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों की अमाउंट को पहले प्लस करना है और कैश के कॉलम में से इसको सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस कैरी डाउन बताना है। बैंक के कॉलम में ये ऐड करके पहले ये सब्ट्रैक्ट फिर ये करना है और फिर बैलेंस कैरी डाउन बताना है। तो पहले टोटल अमाउंट बताइएगा इन दोनों की, आप लोग करेंगे। आई डोंट हैव एनी कैलकुलेटर राइट नाउ। एट 8150 88,103,000 आ रहा है कैश का। जी चेक मैम करें ज़्यादा दोबारा, होता है। चेक करें दोबारा। 62200। आप लोग बताएं कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो क्या वैल्यू आ रही है। चेक कीजिएगा, ये 56,000 ही आ रही है और बैंक के अमाउंट में से हम बैंक से रिलेटेड सारी अमाउंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे
देखिए यही आ रही है अमाउंट आपके पास, बस वेरीफाई कर लें इसको। मैम ये 56,000 में से ये 10,350 माइनस करेंगे। हम लोग ये जो पहले तो ये देखे ना कि आप लोगों ने प्लस करके मुझे ये भी अमाउंट नहीं बताई, इन सबको प्लस करके चेक करें यही आ रही है, और इन सबको प्लस करके चेक करें पहले कि यही आ रही है अमाउंट। अगर ये करेक्ट है तो फिर इसमें से ये सारी चीजों को माइनस करना है, फिर आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आएगा, ठीक है। फिर इसमें से ओके मैम। ये वाली सारी अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करना है और आपके पास ये बैलेंस कैरी डाउन आएगा। डेबिट साइड मेजोरिटी केसेस में इंक्रीज होती है, ज्यादा होती है। सो हम सपोज करते हैं हमारी डेबिट साइड बड़ी ही होगी, तो हम क्रेडिट साइड को सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस कैरी डाउन कर रही हैं। आप लोग करें और मुझे बताएं। मैम ये जो क्रेडिट साइड में कैश है वो 47,000 आता है। ये कौन सा, ये वाला? नहीं नहीं मैम, ये कैश कैश वाला आर यू श्योर? 47,000। जी सबका मैम। इतना ही आ रहा है, सबका 47 आ रहा है। मैम प्लीज कर दो रहे हैं मैम तीन, अभी। जी 2-3 बच्चे मुझे बता दें। यस मैम 47,000 आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो 47 मैं लिख देती हूँ। इसके अलावा जो क्रेडिट साइड पे बैंक बैलेंस है वो कितना आ रहा है? ठीक है बच्चे, ये अमाउंट ठीक आ रही है दोनों? यस मैम ये दोनों ठीक है। यस मैम ये दोनों ठीक आ रही हैं। तो ये जरा पॉइंटर साइड साइड पर कीजिएगा। इतने में बच्चे में नींद पूरी करके उठ जाऊं? मैम 51850। यस मैम 51850। यस मैम। ओके, ठीक हो गया। चलें आगे मूव करते हैं। हमारी डबल कॉलम कैश बुक भी बन की है। अब हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक पे जाएंगे। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम बाद में ही शुरू करेंगे। अच्छा, ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक मैं अभी एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, इससे नेक्स्ट जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक ये वाला होगा ये आप खुद करेंगे, क्योंकि इट्स वेरी बेसिक। हम कैश बुक कब से कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक एक मैं करवाऊंगी, एक आप करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में देन हम डायरेक्टली बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पे मूव करेंगे। ठीक हो गया ना? जी ठीक है।
मैम एक क्वेश्चन है, जी जी हम ये क्लास कितने घंटों की है? सॉरी हम ये क्लास कितने घंटों की है? मुझे नहीं समझ आ रही इस बच्चे की, थोड़ा लाउड बोले, मैम आपकी ये आवाज नहीं पूछ रहा पूछ रहे हैं कि ना क्लास कितने कितने घंटे की है? बच्चे। इसके बाद बस ये आखिरी क्वेश्चन करवा रही हूँ, उसके बाद तो मैं लीव कर दूंगी। ओके। वैसे ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप ब्रेक नहीं देते, तो अगर आप लगातार 1 hour 45 minute या 2 hour भी ले रही है ना, दैट विल बी इक्वलेंट टू जो हम टोटल क्लास लेते हैं। ओके, सो ये मैंने एक डिस्काउंट, ओके, एक मैंने डिस्काउंट अलाउड का कॉलम ऐड किया और एक मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम ऐड किया। ठीक हो गया, सही हो गया ना? अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है मैम हमारे ये पास, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव एक दफा बता दो। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस होता है कि हम अगर लेट सपोज डेटर से अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, तो कुछ अमाउंट की जो छूट दे रहे हैं उनको, वो हमारा डिस्काउंट अलाउड है, वो हमारा एक्सपेंस है। यानी हमने 10,000 रिसीव करना है, हम 9500 रिसीव कर रहे हैं, तो 500 का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, वो डिस्काउंट अलाउड है। दैट इज एंटिटीज एक्सपेंस के जितनी अमाउंट ड्यू थी उससे कम रिसीव कर रहे हैं। लेकिन आप लेट सपोज डिस्काउंट रिसीव्ड होता है कि अगर आप अपने क्रेडिटर्स को अमाउंट पे करें हैं और आपके क्रेडिटर्स आपको डिस्काउंट देते हैं, कि आप लेट सपोज कहते हैं कि इसी तरीके से 8,000 ड्यू थी आपकी तरफ से क्रेडिटर्स को, और आपके क्रेडिटर्स ने कहा आप 7,500 पे कर लें, तो जो 500 का डिस्काउंट मिल रहा है, वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक हो गया? ओके अब स्टार्ट करते हैं 1990 माय वन कैश इन हैंड कैश एट बैंक। ठीक है, सो बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेंगे कि ये प्रीवियस बैलेंस था जो यहाँ ब्रॉड डाउन हो रहा है। कैश इन हैंड आपका 20,000 है, कैश एट बैंक आपका 15,000 है। तो आप गुड्स सोल्ड फॉर कैश माई 3 में आप गुड्स सेल करें, कैश के भी आप तो कैश टू सेल्स हो जाएगा, तो कैश डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से, कैश के कॉलम में लिख लेंगे 4,500। थर्ड में गुड्स बॉट फॉर कैश, परचेसेस टू कैश हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो रहा है परचेसेस की वजह से, अमाउंट कितनी है 9,000, कैश के कॉलम में लिख दी हमने 5th मई। ठीक है, 8th मई को इसको पढ़ेंगे, 8th मई की एंट्री को। Received a check from Mr. Farouk, rupees 9,650 is full settlement of his dues, rupees 9,800 and deposited into the bank. वो कह रहे हैं आप चेक रिसीव करें मोहम्मद फारूक से 9,650 का, आपकी अमाउंट जो थी, जितनी आपने रिसीव करनी थी वो 9,800 थी, लेकिन आपने रिसीव किया 9,650, लेकिन आपका पूरा अकाउंट सेटल्ड हो गया है और आपने इमीडिएट उसको डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट उतनी अमाउंट से हो रहा है जितनी अमाउंट से बेसिकली आपने अमाउंट रिसीव किया 9,650। ठीक है, अब इतनी अमाउंट से आपका डेबिट हो रहा है। ठीक है, आपका पूरा अकाउंट सेटल्ड हो रहा है, तो आपके मोहम्मद फारूक जो हैं वो बेसिकली वो आपके डिक्रीज हो रहे हैं कितनी अमाउंट के साथ, क्रेडिट हो रहे हैं कितनी अमाउंट के साथ 9,800। तो इसका मतलब ये कि बाकी अमाउंट का आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है, तो डिफरेंस बताइएगा कितनी अमाउंट का आ रहा है 150 का, ऐसे ही है 150 का आ रहा है ना? जी जी मैम। ठीक है, सो ये बेसिकली एंट्री की समझ आ गई है ना आपको? आपने बैंक बैलेंस आपका इतनी अमाउंट से इंक्रीज हुआ क्योंकि इतनी अमाउंट आपने कलेक्ट की है, आपकी इतनी अमाउंट ड्यू थी, तो आपकी जो आपके रिसीवेबल डिक्रीज हुए हैं वो इतनी अमाउंट से हुए हैं, और आपका पूरा अकाउंट सेटल हुआ, इसका मतलब रिमेनिंग अमाउंट का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है। ठीक है, सो यहाँ पे बैंक डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है। ठीक है, सो किस उसकी एंट्री है 8th मई की, बैंक को डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है मोहम्मद फारूक की वजह से, बैंक को डेबिट करेंगे 9,650 से, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे 150 से। ठीक हो गया? उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पढ़िएगा मई 11 की। Paid to Zulfikar cash rupees 5,000 and a check for rupees 4,700 in full settlement of his dues,
rupees 10,000. अच्छा, अब जुल्फकार को आप पे कर रहे हैं, आप एंट्री लिख लें, वो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, जुल्फकार को आप पे कर रहे हैं, कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं? एक तो ये कि आप कैश पे कर रहे हैं, ठीक है, 5,000. कितनी अमाउंट की पे कर रहे हैं? 5,000 चेक, 5,000. यानी दूसरा ये कि बैंक अकाउंट के थ्रू पे कर रहे हैं 4700, ठीक है, और टोटल आपका जो अकाउंट सेटल्ड हो रहा है, यानी आपकी लाइबिलिटी 10,000. डिक्रीज हो रही है वो 10,000 से। इसका मतलब ये कि 300 जो है वो आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, Yes, ma'am. ठीक है। सो यहाँ पे जुल्फ आपका डिस्काउंट रिसीव कैश बैंक क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ जुल्फिकार। कैश क्रेडिट हो रहा है आपका 5,000 से, बैंक क्रेडिट हो रहा है आपका 4700 से, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो बेसिकली आपका 300 है। ठीक हो गया, आगे आगे करते हैं जी, आगे पढ़िएगा 15 में। Cash received from Mr. Kaleem rupees 4,900 in full settlement of his dues rupees 5,000. दोबारा पढ़ें। Cash received from Mr. Kaleem rupees 4,900 in full settlement of his dues rupees 5,000. कैश रिसीव करें, आप कैश रिसीव किया आपने 4,900 की, ठीक है, और कलीम का जो अकाउंट सेटल्ड हो रहा है वो हो रहा है 5,000 से, ऐसे ही है। सो इसका मतलब ये कि डिस्काउंट अलाउ करें आप 100 का, तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कलीम, कैश डेबिट हो रहा है 4,900, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है 100। ठीक हो गया, आगे मूव करते हैं जी 17 में। पढ़ेंगे। Yes, ma'am. Paid cash to Adan rupees 1950. अदनान, Adnan. Paid cash to Adnan rupees 1950 in full clearance of his dues rupees 1,000. तो अदनान की तो लाइबिलिटी जो आपके लिए थी वो 2000 से पूरी डिक्रीज हो गई, ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, वो आपका क्रेडिट हो रहा है 1950 से, तो इसका मतलब ये कि रिमेनिंग आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं 50 रुपीज से, ठीक है। सो यहाँ पे कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ अदनान, कितनी अमाउंट से कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है 1950, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो बेसिकली 50 रुपीज। ठीक हो गया जी, आगे मूव करते हैं। 20 May. Received a cash from Asim Tufail rupees. चेक, रिसीव्ड अ चेक, Received a check from Asim Tufail rupees 3,900 in full settlement of his dues rupees 4,000. आसिम तुफैल से रिसीव करें चेक, ठीक है। जब चेक रिसीव किया तो कैश में काउंट हुआ, चेक रिसीव किया आपने 3,900 का, ठीक है। साथ में आप क्या कर रहे हैं जी, आप चेक रिसीव कर रहे हैं 3,900 का, तो अल्टीमेटली आसिम तुफैल आपके अकाउंट रिसीवेबल हैं, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं पूरे 4,000 से, तो इसका मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं आप उनको 100 का। तो यहाँ पे एग्जैक्टली तो यहाँ पे बेसिकली आप डेट के 20 में यहाँ पे आपके कैश और आपके डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहे हैं आसिम की वजह से, कैश में 3,900 आएगा और डिस्काउंट अलाउड में 100 आएगा जी। इसको मैं रिमूव कर दूं ना इस पार्ट को, कर दे मैम। जी बताइएगा, आगे पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा। 23rd May. Asim Tufail's check endorsed to a creditor Akif in settlement of rupees 4,050. अच्छा, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि 23 मई को, 23 मई में आसिम तुफैल चेक इंडोर्स टू अ क्रेडिटर आकिफ इन सेटलमेंट ऑफ 4050, ठीक है।
अब जो आसिम का चेक था वो आप इंडोर्स करें तो आकिफ को, आकिफ को। ठीक है, और आपका अकाउंट सेटल हो रहा है 4050 से, ठीक है। सो यहाँ पे आकिफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके लिए वो डिक्रीज हो जाएगी कितनी अमाउंट के साथ, 4050 से। साथ में आप जब चेक रिसीव करें तो कैश अकाउंट आपका डिक्रीज हो गया, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया कितनी अमाउंट के साथ, आपने जो चेक रिसीव किया था आसिम तो 39 3900। हाँ 3009। इसका मतलब ये कि आपको कितनी अमाउंट का डिस्काउंट रिसीव हुआ है, 150, राइट? ऐसे ही है ना, 150 का हुआ है ना। तो यहाँ पे कैश और डिस्काउंट रिसीव आपके क्रेडिट हो रही है। डिस्काउंट रिसीव आपको बच्चे मुझे मेरी आवाज वापस हो रही है। जी मैम डबल आ रही अच्छा, तो कैश में आपके पास आ जाएगा 3900, 150 आपका डिस्काउंट रिसीव में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो मैम उसके बाद बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, ठीक है। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ये कि बैंक अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम आपकी क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है आपका इंटरेस्ट इनकम की वजह से, कितनी अमाउंट से, बैंक के कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 31 में बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बैंक चार्जेस की वजह से 700, ठीक हो गया 31 में। सो अपने यहाँ पे अमाउंट्स टोटल प्लस करनी है, कैश के कॉलम को प्लस करके बताएं बैंक को डिस्काउंट अलाउड हो। जी प्लस करें आप। मैम 40,000। कैश का 29,700 आ रहा है, चेक यस कीजिएगा। मैम यही है। यस मैम यही है। यस मैम यही आ रहा है। ठीक है, आगे चेक करें। इसका मैम आ रहा है वेट। आप बैलेंस कैरी डाउन मुझे बताइएगा। मैम 19,800। इस पे कैश पे, जी 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 बैंक पे क्या आ रहा है? बैंक में मैम 5,000 सॉरी 6,400। 6,400। आगे डिस्काउंट रिसीव में, अच्छा डिस्काउंट रिसीव में उसको ऑफसेट नहीं करेंगे, वो टोटल अमाउंट लिखेंगे, ये वो 500 सेपरेट है। का। हाँ बस ठीक है, वो सेपरेट है। तो इसका मतलब यही आपकी अमाउंट आ रही है टोटल 29,700 25,150 500, ठीक हो गया। यस मैम ठीक होगी। आप लोग भी चेक कर लें, अगर कोई अमाउंट की गड़बड़ हुई तो उसको देख लीजिएगा। मैम ये कैश में 19850 आ रहा है। 19850, ठीक हो गया। बाकी बैंक में ठीक है? जी ठीक है। चलें, एनी कंफ्यूजन सो फार? नो मैम। समझ आ गई है ना? यस मैम। यस चले मैं ये एक्सेल फाइल आपको भेज देती हूँ अभी, यस मैम। और मैं LMS पे स्लाइड्स पे ओपन कर वो अपलोड कर देती हूँ। तो जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग खुद करेंगे, दोनों Yes, क्लासेस खुद करेंगी। BRS से मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी आगे। ओके मैम। अटेंडेंस टाइम मैम ये एक्सेल फाइल की मैम शेयर कर दीजिएगा मैम ग्रुप से। मैं कर जी देती जी हूँ। वो करती है मैम। ओके मैम ओके। मैम लीव कर सकती हैं? अटेंडेंस नहीं लगवानी? अटेंडेंस ओह सॉरी।
मैम लगा लें मैम, फोन बंद होने वाला है अभी। आप बैटरी को भी चार्ज रखा करें और अपने आप को भी चार्ज रखा करें मेरी क्लास में, आपको पता है इस बात। यस मैम, आप सही कह रही हैं, इनकी बैटरी डाउन हो गई है सबकी। चले बच्चे, पहले मैं 1C की लगा रही हूँ। आप लोग अपना नाम भी देख लें, मैं स्क्रीन शेयरिंग कर देती हूँ। अच्छा, मोहम्मद शेरोज साजिद, हबीबा नसीम, प्रेजेंट मैम। अब्दुल राफे, फ्रेंड मैम। आकिफ, आकिफ अब्बासी, नूरुलैन, हादिया, उमर असद, प्रेजेंट मैम। उमर फारूक, उमर फारूक, राफे, Present, ma'am. रेयान, प्रेजेंट प्रेजेंट मैम। मैम। साद, साद, साइन, प्रेजेंट। शयान, प्रेजेंट। सुबान, प्रेजेंट मैम। जैद, प्रेजेंट मैम। जैद अफरीदी, प्रेजेंट है मैम। जैद अफरीदी मैम ये प्रेजेंट है या नहीं है? यस मैम, ये मैम प्रेजेंट है। प्रेजेंट है मैम, प्रेजेंट है। सैन मेहदी, यस मैम, प्रेजेंट है ये भी। नेहा बशीर, नेहा बशीर, ये भी राजेश प्रेजेंट है मैम। शिराज, ये प्रेजेंट है तो बोल के नहीं रही खुद। मैम माइक की, किसी की माइक का मैं मसला है, किसी का मैम नेटवर्क हैंड इशू रेस है, वो वो ग्रुप में मैसेज कर ठीक रहा है है। ठीक है, वो बच्ची का हैंड रेस हो गया है। राजेश शिराज, किसी का प्रेजेंट है माइक का मैम। ये मसला हो तो हैंड रेस किया करे, वो सामने नोटिफिकेशन आ जाती है मुझे। रोहेल अख्तर, यस अब मैम, मुंह ये मत क्लास बोलना। में है। प्रेजेंट मैम। राजेश शिराज, रोहेल रजाक अब्बासी, मैम ये भी मैम था, ये प्रेजेंट है। ये बच्चा उसको बोले प्रेजेंट है ये। बोल दे। किसी के माइक यार का जो कोई इशू प्रेजेंट है नहीं वो होता, हैंड रेस हार्डली करे ना। होता है माइक का इशू। है प्रेजेंट या नहीं? यस मैम, ये प्रेजेंट है, क्लास में आया था ये। अच्छा, वो देखो उसने हैंड रेस किया। साद बिन सफीर, ठीक है ठीक है, साद बिन सफीर, यस मैम। सादुल्ला, प्रेजेंट मैम। सैद अब्दुल खालिद, समन यस मैम, इमरान, ये क्लास में था। ओके हाँ ठीक है, समन इमरान, प्रेजेंट है मैम। शीजा, प्रेजेंट। ये भी प्रेजेंट सरंजाम, है। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। सैयद अली अदीन गिलानी। प्रेजेंट है। ये एक ही बच्चा प्रेजेंट बोल रहा है, ये एक ही बच्चा बार बार बोल रहा है सबके लिए। ये मैम ये वकालत हैंड कर रहे रेस नहीं सबकी। कर रहे मैम ये। नहीं तो खुद बच्चे मैम वो बोले हैंड ना, रेस अपनी नहीं ना अटेंडेंस कर खुद रहे, वो बोलेंगे, कोई उन किसी बच्चों के के भी हक नाम पे नहीं लिखे बोल हो रहे हैं। सकता। यस मैम सिर्फ सुने मेरी बात, सिर्फ सीआर को अलाउड है कि अगर उनको श्योरिटी है कि कोई बच्चा है और वो बताएगा, कोई और बच्चा किसी के रिप्रेजेंटेटिव पे नहीं बात कर सकता। ओनली सीआर इज अलाउड। जी, सैयद अदीन गिलानी, अरकम, प्रेजेंट मैम। हुबैब अली शाह, प्रेजेंट। रायान, शाजिल अब्बास, प्रेजेंट मैम। आमना, प्रेजेंट मैम। आमना बतूल, आमना बतूल, ओके सही था आमना, ओके। फातिमा बतूल,
मैम साद आया, उसकी लगाई नहीं आपने। किसका? मोहम्मद साद सीआर को मैसेज भी किया है उसने। लगाई तो है। अच्छा पहले ये बताएं फातिमा बतूल प्रेजेंट है या नहीं? यस मैम, उसने हैंड रेस किया है। रिदा? कोई बच्चा ऐसा जो बच्चा प्रेजेंट हो, देख लें। मैम मेरी चेक करनी है मैम तो मुनीबर साद रहमान। 098 मोहम्मद साद जो है। मैम मेरा भी 098 तो यहाँ आ ही नहीं रहा। बच्चे देख ले, अपनी अटेंडेंस देख मैम ले। सीआर का 121 मैंने सबके लगा दिया है। सॉरी मैम अच्छा सी 09 सेक्शन वाले लीव कर सकते हैं, डी सेक्शन वाले बच्चे से प्रेजेंट रहे। मैम मेरी अटेंडेंस 089। बच्चे भी बाद में। जी अब्दुल्ला? मैम